माई सेल्फ डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, आज हम एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री का जो चेन रिएक्शन स्टार्ट कर रखा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हो, हमने कल हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिएक्शन पढ़ा था। आज हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो पायरोलिसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड और दूसरा अपन पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन। ये दोनों ही चेन रिएक्शन है और इसमें फ्री रेडिकल्स का, इंटरमीडिएट्स का जनरेशन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पायरोलिसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। पायरोलिसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एसिटाल्डिहाइड का जो है वह डिकम्पोजिशन होता है या वह ब्रेक डाउन होता है टेम्परेचर की प्रेजेंस में, और इसका जो हमारे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है वो 3/2 मिलता है, यानी कि डेढ़ इसका जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इन ऑर्डर फॉर ओवरऑल काइनेटिक्स टू बी 3 Hall's order, for a first order initiation reaction, the chain termination step must be second order reaction between two radicals that undergo second order propagation reactions. As an example may be considered the mechanism originally proposed by Rice and Hertzfeld for the thermal decomposition of acetaldehyde। और इस प्रकार से इसका दिया गया। यहाँ पर चेन इनिशिएशन स्टेप है जिसमें एसिटाल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन जो है CH3 फ्री रेडिकल और CHO में होता है। उसके बाद आता है प्रोपोगेशन स्टेप और उसमें आता है CH3 और CH3CHO मिलकर CH4 और CH3CO जो है वो फ्री रेडिकल बनाते हैं, और ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है, इसलिए इसको RDS स्टेप भी कहते हैं, मीन्स की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। थर्ड स्टेप में CH3CO जो है वो CH3 प्लस CO में कन्वर्ट होता है, ये भी प्रोपोगेशन स्टेप है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। और लास्ट में दो मिथाइल फ्री रेडिकल जो मिलकर वो C2H6 बनाते हैं और इस प्रकार चेन टर्मिनेशन हो जाता है। तो हम जो रेट इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ CH3CHO को जो है वो हम इस प्रकार से बता सकते हैं, dCH4/dt इज इक्वल टू K2CH3CH3CHO। ये इस प्रकार से बता सकते हैं जो RDS यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप में है। अब देखिए यहाँ पर जो है वह दो प्रकार के फ्री रेडिकल बन रहे हैं, एक तो CH3 फ्री रेडिकल और एक CH3CO फ्री रेडिकल। तो इनके ऊपर अपन स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज़ होती हैं, जो ट्रांजिट स्पीसीज़ होती हैं, जिनका जीवन काल बहुत कम होता है, या यो जो हाईली एनर्जेटिक जो स्पीसीज़ होती हैं उनको उनके ऊपर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से उनका जनरेशन होता है उसी स्पीड से वो डिकम्पोज हो जाती हैं या फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब उनकी जो टाइम के साथ उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, तो रेट जो है उसका 0 लिया जा सकता है। तो हम दोनों पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। पहले अपन CH3 पे लगाते हैं, तो हमारे पास आता है dCH3dt इज इक्वल टू K1CH3CO माइनस K2CH3CHO प्लस K3CH3CO माइनस K4CH3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड dCH3CO dt इज इक्वल टू होता है K2CH3CH3CO CHO माइनस K3CH3CO इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द इक्वेशन 2 and 3, हम दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास ये प्राप्त होता है जो नीचे लिखा गया है, K1CH3CHO माइनस K2CH3CH3CHO प्लस K3CH3CO माइनस K4CH3 का स्क्वायर प्लस K2CH3CH3CHO माइनस K3CH3CO इज इक्वल टू 0। जो इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली ये बचेगा K1CH3CO माइनस K4CH3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम इसको नेक्स्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K1CH3CHO इज इक्वल टू K4CH3 का स्क्वायर, CH3 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा K1/K4 इंटू CH3CHO।
तो CH3 इज इक्वल टू हो जाएगा K1/K4 का अंडर रूट CH3CHO का अंडर रूट या हाफ, जो हमारे को इक्वेशन 4 में बताया हुआ है। अब हम CH3 की वैल्यू जो है इक्वेशन 4 से इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो हमारे पास आता है dCH4/dt इज इक्वल टू K2 इंटू K1/K4 का अंडर रूट CH3CHO का हाफ CH3CHO। तो हमारे पास आ जाएगा dCH4/dt इज इक्वल टू हो जाएगा K2 K1/K4 का हाफ CH3CHO का 3/2, जो इक्वेशन 5 में बताया गया है। अब हमारे पास K2 K1/K4 के अंडर रूट के बराबर अपन K डैश रख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा dCH4/dt इज इक्वल टू K डैश इंटू CH3CHO 3/2। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो है उसका रेट कांस्टेंट आ गया डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड का। अब देखिए जो है आगे CHO का जो है वह डिकम्पोजिशन भी बताया हुआ है, किस प्रकार से वह डिकम्पोज हो सकता है, परंतु अपने को इस बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में इस तरह का है नहीं। अब अपन जो है इसकी चेन लेंथनिंग की बात कर सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड का चेन लेंथ हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि ओवरऑल रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ इनिशिएशन रिएक्शन जो है वही चेन लेंथ के बराबर होता है। तो अपन रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ इनिशिएशन रिएक्शन रख देंगे, तो हमारे पास जो है वह क्या आ जाएगा, चेन लेंथ आ जाएगा। और वह चेन लेंथ जो है वो इस प्रकार से अपने को प्राप्त हो सकता है K2 इंटू K1/K4 का अंडर रूट इंटू CH3CHO का 3/2 अपॉन K1 CH3CHO। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली जो है ये वाला फॉर्म आ जाएगा, चेन लेंथ बराबर आ जाएगा K2 इंटू 1/K1/K4 का अंडर रूट इंटू CH3CHO का हाफ। इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस प्रकार से अपन इसकी चेन लेंथ प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन। डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन है, उसको अपन किस प्रकार से उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन प्रारंभ करते हैं। ये क्या होता है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिएक्शन शोइंग फर्स्ट ऑर्डर ऑल काइनेटिक्स इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन इनटू इथाइलिन एंड हाइड्रोजन। If the initiating reaction is taken to be first order, it is necessary to assume, in order to explain the overall order of unity, that the chain ending step is a reaction between a hydrogen atom and ethyl radical. The complete scheme is then, तो हमारे पास जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है या कंप्लीट स्कीम होगी जो डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन की, वह ये होनी चाहिए। तो ये प्रपोज की गई है, ठीक है। तो C2H6 जो है वो मिथाइल रेडिकल में कन्वर्ट होता है, 2 मिथाइल रेडिकल में, ये चैन इनिशियल स्टेप है। फिर CH3 जो मिथाइल रेडिकल है वो वापस C2H6 से रिएक्ट करके CH4 और C2H5 रेडिकल बनाता है, ये भी चैन इनिशिएशन स्टेप है, यानी कि 2 चैन इनिशिएशन स्टेप है। फिर C2H5 जो है वह डिकम्पोज होकर C2H4 और H रेडिकल बनाता है, और ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है और चेन प्रोपोगेशन स्टेप है। इसको इसलिए अपन इसको ये कह सकते हैं कि ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में H फ्री रेडिकल फिर C2H6 से यानी कि एथेन से रिएक्ट करके H2 + C2H5 रेडिकल बनाता है, ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप है। फिर H रेडिकल और इथाइल रेडिकल आपस में मिलकर C2H6 बना लेते हैं और ये चेन टर्मिनेशन स्टेप हो जाता है। इस प्रकार से चेन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, देन दैट विल बी इज इक्वल टू dC2H4/dt इज इक्वल टू हो जाएगा K3C2H5। द स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट अप्लाई टू द मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल एंड हाइड्रोजन एटम्स। देखिए तीनों प्रकार के जो हैं वो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज हैं, मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल एंड हाइड्रोजन एटम। तो हम तीनों पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बारे में, तो अपन बात करते हैं फिर।
सबसे पहले मिथाइल रेडिकल पे DCH3/dt इज इक्वल टू हो जाएगा 2K1 C2H6 माइनस K2CH3 C2H6 इज इक्वल टू 0. देन फॉर इथाइल रेडिकल DC2H5/dt इज इक्वल टू K2CH3 C2H6 माइनस K3 C2H5 प्लस K4H into C2H6 minus K5H C2H5 is equal to 0. For hydrogen atom, D H/dt is equal to K3 C2H5 minus K4H C2H6 minus K5H C2H5 is equal to 0. अब देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को एडिशन करेंगे तो हमारे पास सबका जो है वो जीरो के बराबर है, तो सबका एडिशन है वो जीरो के बराबर होगा, तो हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं. तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो इस प्रकार से अपन लिख सकते. तो हमारे पास होगा 2K1 C2H6 माइनस K2CH3 C2H6 प्लस K2CH3 C2H6 माइनस K3 C2H5 प्लस K4H C2H6 माइनस K5H C2H5 प्लस K3 C2H5 माइनस K4H C2H6 माइनस K5H C2H5 इज इक्वल टू 0. अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा 2K1 C2H6 इज इक्वल टू 2K5H C2H5. अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो K1 C2H6 इज इक्वल टू K5H C2H5 आ जाएगा. तो H इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा K1 C2H6 अपॉन K5 C2H5. बाय द इंसर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, या ये हमारे को प्राप्त होगा, क्या होगा, K3 C2H5 माइनस K4 इंटू K1 C2H6 अपॉन K5 C2H5 इंटू C2H6 माइनस K5 K1 C2H6 अपॉन K5 C2H5 इंटू C2H5 इज इक्वल टू 0. बाई टेकिंग LCM, हम इसका LCM लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K3 K5 C2H5 का स्क्वायर माइनस K1 K4 C2H6 का स्क्वायर माइनस K1 K5 C2H6 C2H5 अपॉन K5 C2H5. अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा और इसको 1 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो है वो इक्वेशन एज इट इज़ हमारे को ये प्राप्त हो जाएगी. तो K3 K5 C2H5 का स्क्वायर माइनस K1 K4 C2H6 का स्क्वायर माइनस K1 K5 C2H6 C2H5 इज इक्वल टू 0. अब इक्वेशन 6 को अपन रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास आता है K3 K5 C2H5 का स्क्वायर माइनस K1 K5 C2H6 C2H5 माइनस K1 K4 C2H6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन आती है तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन होती है जो जिसको सॉल्व करना जो है वह डायरेक्ट सॉल्व करना इजी नहीं होता, तो हम उसको श्रीधराचार्य मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं. मतलब हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a. अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन 7 को श्रीधराचार्य मेथड के द्वारा, और श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं. इन आवर इक्वेशन, हमारी जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास क्या क्या है देखिए, K1 K3 a हो जाएगा, C2H5 का स्क्वायर x है माइनस K1 K5 C2H6 b है और C2H5 जो है वो x है और माइनस K1 K4 C2H6 का स्क्वायर जो है वो c है और इसके बराबर 0 हो जाएगा. तो अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास C2H5 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को हम फिर मल्टीप्लाई करें तो माइनस K1 K5 C2H6 जो है वह किसके बराबर हो गया, ये हो गया माइनस b के बराबर, प्लस अब अपन इसको सॉल्व करें अंडर रूट b², तो b² को अगर अपन करें तो K1 K5 C2H6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो K1 K5 का स्क्वायर और C2H6 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 4ac है
तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 K3 K5 ये तो हो जाएगा हमारे पास A, और K1 K4 C2H6 का स्क्वायर जो है वो C हो जाएगा, और इसके अपॉन हो जाएगा 2 K3 K5, क्योंकि 2A है। तो अब अपन इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, K1 इंटू K5 C2H6 प्लस √K1 K5 का स्क्वायर C2H6 का स्क्वायर प्लस 4 K3 K5 K1 K4 C2H6 का स्क्वायर अपॉन 2 K3 K5। अब देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं कि अगर C2H6 जो है उसको कॉमन ले लें और उसका अंडर रूट हटा दें तो हमारे पास C2H6 बचाएगा, बाकी के ऊपर अपन रूट लगा देंगे। इस वाली यूनिट में अपन कॉमन क्या ले सकते हैं, C2H6 कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी तो जो है वो अंडर रूट में बच जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका अगर अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, K1 K5 C2H6 प्लस K1 K5 का स्क्वायर प्लस 4 K3 K5 K1 K4 का अंडर रूट इंटू C2H6 अपॉन 2 K3 K5। अब पूरी के नीचे अपन इसको जो है 2 K3 K5 जो है उसको लगा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो K1 K5 C2H6 अपॉन 2 K3 K5 प्लस K1 K5 का स्क्वायर अपॉन 4 K3 K5 का स्क्वायर प्लस 4 K3 K5 K1 K4 अपॉन 4 K3 K5 का स्क्वायर का अंडर रूट C2H6। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे तो हमारे पास जो अल्टीमेटली इक्वेशन आएगी वो आएगी C2H5 इज इक्वल टू K1 C2H6 अपॉन 2 K3 प्लस K1 अपॉन 2 K3 का स्क्वायर प्लस K1 K4 अपॉन K3 K5 का अंडर रूट C2H6। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये आता है C2H5 इज इक्वल टू K1 अपॉन 2 K3 प्लस K1 अपॉन 2 K3 का स्क्वायर प्लस K1 K4 K3 K5 का अंडर रूट इंटू C2H6। अब देखिए द कांस्टेंट K1 इज़ वेरी स्मॉल सिंस द इनिशिएशन रिएक्शन हैज़ a very high activation energy. The term involving K1 to K3 are therefore very small in comparison to K1 K4 upon K3 K5, which appears as a square root, and therefore C2H5 is equal to हो जाएगा K1 K4 upon K3 K5 का अंडर रूट C2H6 जो इक्वेशन 9 में बताया गया है। अब हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन जो है वो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं DC2H4 अपॉन DT इज इक्वल टू K3C2H5। अब अपन C2H5 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 9 से रख सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा K3 इंटू K1 K4 अपॉन K3 K5 का अंडर रूट इंटू C2H6। अब K3 को जो है अंडर रूट K3 लिख सकते हैं, तो हमारे पास अंडर रूट K3 इंटू अंडर रूट K3 इंटू K1 इंटू K4 अपॉन K3 K5 का अंडर रूट C2H6। अब एक K3 से K3 कट जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा DC2H4 अपॉन DT इज इक्वल टू हो जाएगा K1 K3 K4 अपॉन K5 का अंडर रूट C2H6। अब K1 K3 K4 अपॉन K5 के अंडर रूट के बराबर एक नया कांस्टेंट रख सकते हैं जिसको K डैश लिख सकते हैं, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा DC2H4 अपॉन DT इज इक्वल टू K डैश C2H6। अब हम जो है अपन को एनर्जी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, अपन फिर चैन लेंथ बता सकते हैं। चैन लेंथ जो है आप जानते हो रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ इनिशिएशन रिएक्शन है, और वो निम्न प्रकार से होती है, और इसको हम ये लिख सकते हैं जो है रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ इनिशिएशन। सो K1 K3 K4 अपॉन K5 का अंडर रूट C2H6 अपॉन K1 C2H6। तो हमारे पास C2H6 जो है वो कट जाएगा, तो चैन लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा K3 K4 अपॉन K1 K5 का अंडर रूट। K1 इज़ वेरी स्मॉल, द क्वांटिटी इज frequently large, it represents the average amount of reactant transformed each time the initiation step occurs। इस प्रकार से अपन जो है वो चैन लेंथ बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन चैन रिएक्शन जो है वो पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है अपन बात करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन की।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।